अब देखो आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के ही कुछ न्यूमेरिकल लेंगे वहां पे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन की बात करी थी और वहां पे हमने बात करी थी कि इंटीग्रेशन को हम फिजिक्स में अप्लाई कैसे करते हैं। तो आज मैं उसी से रिलेटेड वहां पे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि शायद हो सकता है कि तुम्हें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी आया भी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉब्लम में इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 होल टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स। तो जो पहला प्रॉब्लम लिया है वो x प्लस 2 होल टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इस फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। हमने केवल क्या पढ़ा है, अगर x टू दी पावर n होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या था? अगर x टू दी पावर n इंटू डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन था x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन क्या हो गया? n प्लस 1। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। तो अब ये फंक्शन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। और कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते थे वहां पे? तो x प्लस 2 उसको मान लो वहां पे t। फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो x प्लस 2 को यहां पे t मान लो। फिर वहां पे क्या लिखवाया था? जिसको हम पुट करते थे उसी को डिफरेंशिएट करते थे। तो t x पे डिपेंड कर रहा है तो वहां पे हम dt बाय dx कैलकुलेट करते थे और dt बाय dx कितना हो गया? x का 1 और 2 का 0, तो रिजल्ट कितना? 1। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये जो टर्म रहेगी ये टर्म हो गई t टू दी पावर 5 और dx का मतलब वहां पे dt। देखो है कि नहीं है? अब ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। t टू दी पावर 5 का क्या होगा? t टू दी पावर 6 बाय 6 प्लस वहां पे क्या हो गया? c। t की वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर जो होगा वो होगा x प्लस 2 होल टू दी पावर 6 बाय 6 प्लस c। तो यही हमारा क्या था? आंसर होगा वहां पे इस क्वेश्चन का। वहां पे तो इतना नोट डाउन करो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं वहां पे। अच्छा, अब जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? सेकंड प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई। अब ये जो टर्म है इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है तो अगले स्टेप में हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 1 बाई 2 इंटू 2y इंटू डी वाई। अब मैंने क्या बोला है? जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन की उतना ज्यादा हमें आइडिया मिलेगा कि हमें किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब बताओ यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कैसे करूं? तो मैं क्या करूंगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर को t मानूंगा। अब ये चीज प्रैक्टिस से आती है। 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर t मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे वहां पे, t y पर डिपेंड कर रहा है तो dt बाय dy क्या देगा? 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y। तो dt का मतलब क्या हो गया? dt का मतलब हो गया 2y इंटू dy। तो ये जो टर्म रहेगी ये टर्म तो वहां पे बन गई dt और ये टर्म क्या बन गई? ये टर्म बन गई t टू दी पावर 1 बाई 2। अब इस फॉर्मूले को यूज करो जो अभी लिखवाया था। t टू दी पावर 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा? t टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस क्या हो गया? c। रिजल्ट क्या बन गया अगले स्टेप में? अगले स्टेप में रिजल्ट बन गया 2 बाई 3। 2 बाय 3। t का मतलब क्या हो गया? t का मतलब हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3 बाय 2 प्लस वहां पे क्या हो गया? c। देखो चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहां पे आ रहा है इतना वहां पे? फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। किसको इंटीग्रेट करना है? cos 7 थीटा प्लस 5 इंटू डी थीटा।
तो ये मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें यहां पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब कैसे इसको इंटीग्रेट करें, तो हमें मालूम है cos t का क्या होता है, sin t का cos t था, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या था, sin t था। तो अब इस फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आए, 7 थीटा प्लस 5 को t मान लो, t थीटा पे डिपेंडेंट है तो t को हम थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाय डी थीटा क्या देगा, 7 कांस्टेंट थीटा का 1 5 0, तो चेक करो ये आएगा ही नहीं आएगा। तो अगले स्टेप में d थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं dt बाय 7, तो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया cos t, और d थीटा की जगह dt बाय 7, देखो है कि नहीं यहाँ पे। अब रिजल्ट क्या था, sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin t बाय 7 प्लस क्या हो गया c, t की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा sin 7 थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय 7 प्लस क्या हो गया c। देखो यही है कि नहीं वहां पे। फिर लिखो वहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसको हमें अब इंटीग्रेट करना है, और नेक्स्ट टर्म जो आ रही है इंटीग्रेट करने की वो आ रही है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। जो नेक्स्ट है उसमें हम इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू क्या हो गया डी एक्स। अब बताओ फिर से हम किसको t माने, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां पे एक्स क्यूब को t मान लो जरा। अब बताओ एक्स क्यूब को अगर t मानोगे तो डिफरेंशिएट करने पे dt बाय डी एक्स क्या देगा, ये देगा 3x स्क्वायर। तो अगले स्टेप में dt बाय 3 किसके बराबर, एक्स स्क्वायर dx के बराबर। तो ये एक्स स्क्वायर ये dx, ये क्या बन गया dt बाय 3, एक्स स्क्वायर dx ये बन गया dt बाय 3 इंटू साइन टी। देखो है कि नहीं है। अब हमने पढ़ा है कि cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या था, तो ये हो जाएगा वहां पे माइनस cos t बाय 3 प्लस क्या हो गया c। t की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस cos x क्यूब बाय 3 प्लस वहां पे c। तो यही इस प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है किसको, अब इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन, और ये बोल रहा है वहां पे cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब हमें मालूम है कि 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, ये देता है सेक स्क्वायर थीटा। कॉस के साथ जो भी टर्म है वो एंगल है, तो यहां पे एंगल 2 थीटा है, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा को तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे वहां पे सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा। देखो है कि नहीं है, कॉस स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो एंगल है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करें, 2 थीटा को वहां पे t मान लोगे तो डी टी बाय डी थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा का 1, तो रिजल्ट हो गया 2। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा वहां पे सेक स्क्वायर 2 थीटा का मतलब t, और डी थीटा की जगह अब पुट करना है डी टी बाय 2। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब रिजल्ट हमें मालूम है कि y अगर 10x होता है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे 10x का वहां पे क्या आता था, सेक स्क्वायर x आता था। तो 10x को डिफरेंशिएट करने पे अगर सेक स्क्वायर x आता है तो सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने पे क्या बनना चाहिए, 10x बनना चाहिए। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट होगा 1/2 10t प्लस वहां पे क्या हो गया c की वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 10, t की जगह
2 थीटा प्लस सी, देखो यही कि नहीं वहां पे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/2 tan 2 थीटा प्लस वहां पे क्या हो गया सी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे, फिर चेक करो वहां पे, देखो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा वहां पे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है, जो हमें इंटीग्रेट करना है, और ध्यान है ये भी बहुत कॉमन है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट जो बोल रहा हूं साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये बहुत कॉमन इंटीग्रेशन है, या तो साइन क्यूब थीटा होगा या फिर कॉस क्यूब थीटा होता है, और ये इंटीग्रेशन फिजिक्स में आता है। तो जब हम साइन क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं वहां पे। अब फंक्शन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉस थीटा को टी मान लेते हैं। कॉस थीटा को हमने टी मान लिया, कॉस थीटा को टी मानोगे तो डी टी बाई डी थीटा, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस साइन इधर लेके आओगे तो माइनस डी टी, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा ये तो हो गया माइनस डी टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो है कि नहीं है वहां पे, नेगेटिव साइन अंदर लेके जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ये दो फंक्शन का सम है, तो उसको हम वहां पे याद होगा इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 माइनस डी टी का टी, साथ में वहां पे क्या हो गया सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी का मतलब कॉस था तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाय 3 माइनस कॉस थीटा प्लस सी। देखो यही कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। अच्छा बताओ, कॉस, अभी तो मैंने इंटीग्रेट किया साइन क्यूब थीटा को, अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें बोल दे कि कॉस क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करना है, कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, तो अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग चेक करना। कैसे चेक करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर वहीं पे क्या करना, साइन थीटा को टी मान लेना और फिर वहां पे उसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। क्लियर। फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है वहां पे इंटीग्रेट करने के लिए। किसको अब इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, वो इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है साइन टू दी पावर 4t इंटू कॉस टी इंटू डी टी। ये एक फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको अगले स्टेप में क्या लिखोगे, इसको अगले स्टेप में लिखोगे साइन टी होल टू दी पावर 4। देखो ऐसा लिख सकते नहीं सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमने लिखा साइन टी होल टू दी पावर 4 इंटू कॉस टी इंटू डी टी। अब ये ऑलरेडी टी में दिया है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं साइन टी को y। y अगर साइन टी होगा तो डी वाई बाय डी टी क्या होगा, कॉस टी। डी टी उधर लेके जाओगे तो इसका मतलब है कॉस टी इंटू डी टी, डी वाई के बराबर है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा y टू दी पावर 4 कॉस टी इंटू डी टी की जगह डी वाई, और हमें मालूम है कि y टू दी पावर 4 होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y टू दी पावर 5/5 प्लस वहां पे क्या बन गया c। y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की जगह पुट कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा वहां पे साइन t
होल टू दी पावर 5/5 प्लस क्या हो गया c। तो ये हमारा वहां पे क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था वहां पे। तो समझ में आया। तो इस तरह से वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इनको इंटीग्रेट करते हैं। अब आगे मैं कुछ क्वेश्चन और डिक्टेट कर रहा हूं जिसको वहां पे हम सॉल्व करेंगे वहां पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग नोट डाउन करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू आर गिवन अ रॉड ऑफ लेंथ एल, यू आर गिवन अ रॉड ऑफ लेंथ एल, द लीनियर मास डेंसिटी इज लैम्डा such that lambda equals to a plus bx, where a and b are constant and the mass of the rod increases as x increases. Find the mass of the rod. एक बार देखो यार क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, जो भी रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी है, L है। अब जिस रॉड की हम बात कर रहे हैं, रॉड की डेंसिटी है, और आगे वहां पढ़ोगे हम तीन टर्म यूज करते हैं। एक होती है लीनियर डेंसिटी, दूसरी होती है सरफेस डेंसिटी, और तीसरी होती है वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी की हम बात करते हैं अगर मास लेंथ के अलोंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे है, तो यहां पे वो बात कर रहा है किसकी, यहां पे वो बात कर रहा है लैम्डा की। और जो भी लैम्डा है वो यहां पे दिया हुआ है a प्लस बी एक्स। ए और बी वहां पे कांस्टेंट हैं, जो भी लैम्डा है वो x पे डिपेंडेंट है। तो a और b तो कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस रॉड का मास। यहां पे जो मास है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये जो लैम्डा होता है, ये लैम्डा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये बताता है यूनिट लेंथ का मास। अब ये फॉर्मूला बता रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, लैम्डा भी वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा, और लैम्डा अगर बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा वहां पे। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ दिस रॉड। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले यहां कहीं एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, कितने डिस्टेंस पे, dx डिस्टेंस पे। अब हमें मालूम है कि लैम्डा की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो अगर मैं इस एंड से x डिस्टेंस पे आऊंगा तो यहां पे डेंसिटी कितनी होगी, यहां पे डेंसिटी होगी a प्लस बी एक्स। जो भी डेंसिटी है वो डेंसिटी x के साथ क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो यहां पे अगर मैं x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं तो उस पॉइंट पे डेंसिटी इतनी है। डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट लेंथ पे इतना मास है। यहां पे लेंथ अगर dx है तो उसका मास क्या होगा, उसका मास होगा लैम्डा इंटू dx। समझ में क्या बोला, लैम्डा का मतलब होता है यूनिट लेंथ का मास। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे लेंथ अगर dx होगी तो मास हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, तो मास की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी एक्स इंटू क्या हो गया, dx। और ध्यान ना, ये मास किसका है, ये मास तो एक स्मॉल एलिमेंट का है। अब ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट का यहां पे मास है। जब सभी मास को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल मास मिलेगा। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एलिमेंट हर जगह है क्या, नहीं। एलिमेंट स्टार्ट होता है 0 पे और कहां तक चलता है, L तक। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L तक। अब इंटीग्रेट करोगे dm का तो m। अब ध्यान ना, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, dx अंदर लेके जाओ, a कांस्टेंट, केवल dx होगा तो x, b कांस्टेंट, x का
एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां पुट करना है, 0 से L, तो जो मास आता है वो आता है AL प्लस BL स्क्वायर बाय 2। तो यही तुम्हारा वहां पे इस रॉड का क्या है, मास है। समझ में? पहले हमने क्या किया, पहले हमने वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट का मास निकाला और टोटल के लिए हमने यहां पे इंटीग्रेट किया। अच्छा ध्यान देना, हमने इंटीग्रेट क्यों किया, मास यहां पे यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक रॉड है, मान लो इस रॉड का मास 20 kg है, इस रॉड की लेंथ मान लो 4 मीटर है। अब मैं बोलता हूं कि यहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यहां पे मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं बोलता हूं कि 4 मीटर लेंथ पे 20 kg मास है, तो 1 मीटर लेंथ पे कितना होगा, 20/4, तो यूनिट हो जाएगी 5 kg पर मीटर। अब देखो रॉड का टोटल मास 20 है, 4 मीटर की लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट लेंथ पे मास हो गया 5 kg पर मीटर। इसका मतलब है कि अगर यहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो यहां पे 1 मीटर लेंथ का मैं पार्ट लूं, या फिर मैं यहां पे 1 मीटर का पार्ट लूं, या फिर मैं यहां पे 1 मीटर का पार्ट लूं। कहीं पे भी अगर मैं 1 मीटर का पार्ट लूंगा तो वहां पे मास मुझे कितना मिलना चाहिए, 5 kg मिलना चाहिए। तो अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तब तो हम सिंपली लेंथ से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। जैसे मैं अगर पूछता हूं कि यहां पे अगर इसी रॉड को हमने 2 मीटर पे लाके कट कर दिया, मान लो इसी में अगर पूछता है कि इस रॉड को हमने 2 मीटर पे लाके क्या कर दिया, कट कर दिया, और अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि रॉड का मास कितना है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर पे अगर 5 kg है तो यहां पे कितना हो गया, 10 kg हो गया। समझ में? अगर यूनिफॉर्म होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, तो हम सिंपली लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहां पे मास यूनिफॉर्मली नहीं है, मास हर जगह क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए हमें यहां पे क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करके देखना वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिक्विड इज कैप्ड इन अ बॉल whose top surface is exposed to atmosphere। अच्छा, अभी तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सेगमेंट ऑफ हाइट h ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो ये क्वेश्चन है जिसको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सेगमेंट। तो यहां पे एक सेगमेंट या एक पार्ट कंसिडर कर रहा है, तो जो भी स्फीयर है उसका यहां पे एक पार्ट हमने कंसिडर किया। मान लो ये इसका सेंटर था, यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी दी हुई है, h दी हुई है। अब हमें कौन सा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखना हमें ये वॉल्यूम वहां पे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में ये वॉल्यूम को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और बाद में हम चेक करेंगे कि रिजल्ट सही आया कि गलत आया। अब देखो ये वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो हमें मालूम है कि ये जो वॉल्यूम है या ये जो रीजन है, ये रीजन नंबर ऑफ डिस्क का कलेक्शन है। देखो ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हो,
इसके बॉटम से हम यहां पे नंबर ऑफ डिस्क को क्या करें, प्लेस करना स्टार्ट कर दें। और अगर हम नंबर ऑफ डिस्क को इस तरह से प्लेस करते जा रहे हैं और हर डिस्क का एरिया वहां पे क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो चेक करो इस तरह से वॉल्यूम बनेगा कि नहीं बनेगा। अब कैसे कैलकुलेट करना है इस वॉल्यूम को, तो हमें मालूम है कि ये नंबर ऑफ डिस्क का कलेक्शन है, तो सबसे पहले यहां पे इस तरह से एक डिस्क लो जरा, तो इस तरह से यहां पे अब डिस्क लिया हमने, तो इस तरह से हमने यहां पे एक एलिमेंट लिया है डिस्क का। ये जो हमने डिस्क का एलिमेंट लिया है, तो मान लो ये एलिमेंट लिया है मैंने यहां से कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, और इसकी थिकनेस वहां पे कितनी है, dy। अच्छा, अब ये जो हमने डिस्क कंसिडर करी है उसका यहां पे क्या होगा, रेडियस भी होगा। मान लो रेडियस वहां पे स्मॉल r है। अब ध्यान है ये y ये r है, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये कैपिटल R है, तो रिलेशन वहां पे क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसको एलिमिनेट करने के लिए। अब वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम वहां पे देखो, वॉल्यूम लिखोगे पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। चेक करो है कि नहीं वहां पे, तो पाई आर स्क्वायर डिस्क का एरिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दो डी वाई से, तो ये इस रीजन का वॉल्यूम है। अब ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ डिस्क होगी, नंबर ऑफ ऐसे यहां नंबर ऑफ डिस्क होगी, सबके वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे, तो ऐड का मतलब है इसको इंटीग्रेट करना है। अब रूल क्या लिखवाया था, यहां पे अगर आर है तो यहां डी आर चाहिए, या फिर अगर डी वाई है तो यहां पे वाई चाहिए। तो अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, पाए तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर की जगह वी कैन पुट आर स्क्वायर माइनस क्या हो गया, वाई स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी वाई। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, ऐसी तो नंबर ऑफ डिस्क है, कहां से कहां तक जाना है, तो यहां पे चेक करो y की वैल्यू कितनी है, तो यहां पे y की वैल्यू r माइनस एच है, तो हम क्या बोलेंगे, r माइनस एच से स्टार्ट होना है और कहां तक जाना है, r तक जाना है। अब इसको इंटीग्रेट करो, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट, अंदर डी वाई आएगा, डी वाई का वाई, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3। देखो चेक करो इतना है कि नहीं है वहां पे। अब क्या करोगे वहां पे, v जो वॉल्यूम रहेगा वो हो जाएगा पाई, पुट करो लिमिट वहां पे, तो पहले पुट करो अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय 3। देखो है कि नहीं वहां पे, पहले मैंने पुट किया अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करें तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय 3 माइनस, अब अगले स्टेप में क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करना है, तो लोअर लिमिट में हो जाएगा आर स्क्वायर, y की जगह हम पुट करेंगे r माइनस एच माइनस, देखो है कि नहीं वहां पे, अपर लिमिट, इसको ऐसा रखो वहां पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में हो जाएगा आर स्क्वायर, वाई की जगह आर माइनस एच माइनस आर माइनस एच का होल क्यूब बाय 3। देखो है कि नहीं वहां पे, तो इस तरह से वहां पे हमें इसको क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा पाई, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2r क्यूब बाय 3। देखो है कि नहीं वहां पे, माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर माइनस एच, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
तो ये हो जाएगा r माइनस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। देखो है कि नहीं वहां पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना था, इंटीग्रेट करना था r माइनस एच से लेके h तक। तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं r माइनस एच से लेके r तक। देखो है कि नहीं होगा। तो इसको अब क्या करना है, इसको चाहो तो वहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पाई फिर यहां पे हो जाएगा 2r स्क्वायर बाय 3 माइनस, अब क्या चीज कॉमन ले लें, r माइनस एच कॉमन ले लें। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा r स्क्वायर माइनस r माइनस एच का होल स्क्वायर बाय 3। देखो है कि नहीं ऐसा होता है। अब यहां पे इसको स्क्वायर कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहां से वो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अच्छा अब कैसे हम चेक करें कि ये वॉल्यूम सही है कि नहीं सही है। तो अगर मैं y की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, ये y तो मैंने यहां से मेजर किया था, है कि नहीं। अब चेक करो अगर y 0 होगा तो क्या होगा वहां पे, नहीं h जो था ना, जब हमने इंटीग्रेट किया तो h की लिमिट पुट करिए। तो अब चेक करो वहां पे अगर आंसर सही है तो चेक करो वहां पे h अगर r होगा तो क्या होगा, h हमने बॉटम से मेजर किया है, h अगर r के बराबर हो गया तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया। और ये पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो h की जगह पुट करो r, यहां पे 0 यहां पे 0, वॉल्यूम कितना आ गया 2/3 पाई r क्यूब। तो एक बार चेक कर लेना फाइनली ये रिजल्ट कितना आता है। तो यहां पे इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन शो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बेस b एंड एल्टीट्यूड h इज हाफ b इंटू h। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन का मेथड यूज करना है और वहां से फाइंड आउट करना है किसी ट्राइंगल का एरिया। अब जैसे मान लो यहां पे कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है। अब जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं उसका बेस b, इस ट्राइंगल की हाइट h। तो ट्राइंगल का बेस b है, ट्राइंगल की हाइट कितनी है h है। वैसे तो है मालूम है कि किसी ट्राइंगल का अगर बेस दिया है, हाइट दी हुई है, तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। देखो यही ट्राइंगल का एरिया होता है कि नहीं होता है यहां पर। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है और बाय इंटीग्रेशन हमें प्रूफ करना है कि एरिया कितना है, हाफ बी इंटू एच है। अब क्या करो वहां पे, ये जो ट्रायंगुलर फ्रेम है या ये जो ट्रायंगल है, बताओ ये ऐसी नंबर ऑफ लाइन से मिलके बना है कि नहीं बना है। तो लाइन का मतलब है कि यहां पे इस तरह से तुम एक स्ट्रिप लो, कितने डिस्टेंस पे स्ट्रिप ले रहे हैं, तो मान लो स्ट्रिप ले रहे हैं y डिस्टेंस पे और इसकी थिकनेस वहां पे कितनी है dx है। तो सबसे पहले y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की वहां पे क्या करो, एक स्ट्रिप लो। अच्छा अब बताओ इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा वहां पे, ये बोलो जरा। अगर मैंने यहां पे एक स्ट्रिप ली है तो बताओ उस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, बोलो। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि अगर मैंने y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की एक स्ट्रिप ली है, तब बताओ इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, मान लो इसको x1 बोल दो, यहां से यहां तक की जो लेंथ क्या बोल दो, x2 बोल दो।
तो एरिया क्या लिखूंगा, इस स्ट्रिप का एरिया मैं लिखूंगा वहां पे x1 प्लस x2, ये तो गई लेंथ इंटू dy, ये dy लेना है, ध्यान रखना। यहां से y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की हमने एक स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप की टोटल लेंथ हो गई x1 प्लस x2। अब x1 प्लस x2 को अब रिलेट करो, कैसे रिलेट करोगे, ये एंगल मान लो अल्फा है और ये एंगल मान लो वहां पे क्या है, बीटा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो l है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा b माइनस एल। देखो है कि नहीं वहां पे। अब यूज करो वहां पे tan अल्फा, जरा tan अल्फा यूज करो इस साइड, तो tan अल्फा क्या दे देगा, बेस l अपॉन h, किसके बराबर, ये हो जाएगा x1 अपॉन y, तो x1 का मतलब क्या हो जाएगा, y इंटू एल बाय एच। देखो है कि नहीं वहां पर। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, ये एंगल मान लो बीटा है, तो tan बीटा क्या हो गया, tan बीटा हो जाएगा b माइनस एल परपेंडिकुलर अपॉन b माइनस एल अपॉन h, और ये किसके बराबर, ये हो जाएगा x2 अपॉन y के, तो x2 की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी b माइनस एल इंटू वाई बाय एच। देखो है कि नहीं वहां पर। अब जो टोटल लेंथ है वो तो है x1 प्लस x2, अब दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, तो क्या चीज कांस्टेंट है, y बाय एच बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा l प्लस b माइनस एल। तो चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता कि ये जो लेंथ आएगी वो लेंथ हो जाएगी वहां पे b इंटू वाई अपॉन एच। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब जो एरिया आएगा, एरिया हो जाएगा x1 प्लस x2 की जगह अब क्या पुट करो, b इंटू वाई इंटू एच, साथ में वहां पे क्या हो गया, dy। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ये तो एक स्ट्रिप का हमने एरिया लिया है, और बताओ ऐसी यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं कि नहीं है, तो ऐसी यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं। टोटल के लिए इसको हम यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान रखना, जब इंटीग्रेट करोगे तो b और h कांस्टेंट है, केवल y वहां पे वेरी कर रहा है। बताओ y की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, y हमने टॉप से मेजर किया है, तो y की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके कहां तक, h तक। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा b इंटू एच, वाई का वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करो 0 से लेके h तक। अब लिमिट पुट करोगे तो एक एच कैंसिल आउट होगा और फॉर्मूला निकल के आता है BH बाई 2। समझ में। तो जब हम लोग पढ़ते थे ना ज्योमेट्री, तो वहां पे बोलते थे कि ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये इसका प्रूफ है। इंटीग्रेशन के थ्रू वहां से हम एरिया क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और वही उस फिगर का वहां पे क्या होता है, एरिया हो जाता है, जिसको हम क्लास 8, 5, 6 में क्या करते थे, यूज करते थे वहां पे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। लेकिन ध्यान ना, इंटीग्रेशन को हमें यूज करना होगा अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, या फिर हमें नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना है, ऐड करना है।